अध्याय 8 उसकी सज़ा। जब से बेत उसके द्वारा दी जाने वाली सज़ा से डरी हुई दिखी, मैं पूरी तरह से चुप थी। मैं उसे और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी और ना ही हालात को और बदतर बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को शांत रखा। हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते वे हमारा पता लगाने में सक्षम हों। खैर, मैंने कोई भी भावना प्रकट न करने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने उस कमरे में देखा दिया, उसने मुझे भय से हक्का-बक्का कर दिया। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं ठीक से उसकी बातें भी नहीं सुन पाई। जो कुछ भी मैंने सुना, वह बस इतना था कि वह इस कमरे को यातना कक्ष कहता है। वह सही कहता है, इस कमरे को यातना कक्ष कहना बिल्कुल उचित है। इस कमरे में मौजूद हर चीज़ यातना देने के लिए ही बनाई गई है। ये उन सभी सीरियल किलर के कमरों जैसा था जो मैंने फ़िल्मों में देखे थे, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक। मैं डर के मारे काँप रही थी, बस कमरे के चारों ओर देखने भर से। इस कमरे में यातना देने के लिए अलग-अलग उपकरण थे। हथकड़ियाँ, चाबुक, किसी तरह की काली छड़ी, वे इलेक्ट्रिक कुर्सियाँ जो फ़िल्मों में दिखाई जाती हैं, एक टेबल जिसके हर कोने पर पकड़ने के लिए पट्टियाँ थीं, बिजली के झटके देने वाले उपकरण और भी बहुत से भयानक यंत्र, जिनके नाम मुझे नहीं पता थे। मैं सोच ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग ने इस भयावह दृश्य को देखकर खुद को बंद कर दिया हो। मुझे बस मार्कस की कही हुई आखिरी बात सुनाई दी, तुम्हें मुझसे भागना नहीं चाहिए था, अब तुम्हारी प्यारी दोस्त। उसने दोस्त शब्द को नफरत से कहा, तुम्हारे साथ सजा भुगतेगी। बेथानी ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मार्कस ने उस गार्ड को आदेश दिया जो मुझे पकड़े हुए था और गार्ड ने मुझे आगे की ओर धकेल दिया। वह मुझे उस टेबल तक ले गया जहां बंधन के लिए पट्टियां लगी थी। गार्ड ने मुझे जबरदस्ती टेबल पर लिटा दिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जितना मैं संघर्ष कर रही थी, उतना ही गार्ड मुझ पर और सख्ती कर रहा था। आखिरकार उसने मुझे टेबल पर जोर से धकेला और पट्टियों से मेरे हाथ और पैर कसकर बांध दिए। फिर उसने यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच की कि बंधन पूरी तरह से मजबूत है। जब वह संतुष्ट हुआ तो उसने एक कदम पीछे हटकर देखा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी छाती से बाहर निकलकर खुद को मुक्त करना चाहता हो। गार्ड के पीछे हटने के बाद मार्कस मेरी नजरों के सामने आ गया और उसकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में एक वहशीपन था जो यातना देने का वादा कर रही थी, और मैं बस सोच रही थी कि वह मेरे साथ कितना क्रूर हो सकता है। मैंने फिर से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। मेरे हाथ और पैर इतनी मजबूती से बंधे थे कि छुड़ाना असंभव था, लेकिन इतना ढीला था कि खून का प्रवाह बंद न हो। मुझे सच में रोना आ रहा था, लेकिन मैं उसे यह संतुष्टि नहीं देना चाहती थी कि वह मेरी कमजोरी देखे। इसलिए मैंने अपने गले में फंसी सिसकियों को जबरदस्ती रोक लिया। तभी उसने जो कहा, उसने मेरे खून को जमा दिया। तो चलो इसे शुरू करें, ठीक है? मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा कि यह मेरी छाती को फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं सांसें रोककर इंतजार कर रही थी कि अब क्या होगा। फिर मैंने किसी स्विच के ऑन होने की आवाज सुनी और जिस टेबल पर मैं बंधी हुई थी वह हिलने लगी। ये देखकर मैं चौंक गई और डर के मारे मुझे घबराहट होने लगी। टेबल धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और कुछ ही सेकंड में मैं पूरी तरह खड़ी हो गई, लेकिन अब भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने जमाने में जादूगरनी विच को जलाने के लिए बांधा जाता था। मैं भारी सांस ले रही थी और अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अपने डर और विचारों में इतनी खोई हुई थी कि मुझे चाबुक हिप के हवा में लहराने की आवाज सुनाई तक नहीं दी। तभी चाबुक मेरी पीठ पर इतनी जोर से लगी कि पूरी पीठ में आग सी लग गई। मेरे मुंह से चीख खुद ब खुद निकल पड़ी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं उन्हें रोक नहीं पाई। मेरी पीठ ऐसे जल रही थी जैसे उसे फाड़ कर रख दिया हो। दर्द इतना तेज था कि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने मार्कस की बात सुनी और उससे और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि वह अभी और भी ज्यादा दर्द देने वाला था। लगता है तुम दर्द सह नहीं सकती, उसने उस डरावनी आवाज में कहा। यह तो बस पहला चाबुक था और तुम पहले ही रो रही हो। इसका मतलब है कि तुम्हें तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसने एक निराशाजनक स्वर में कहा, जैसे कि वह चाहता था कि मैं ज्यादा देर तक सहन करूं ताकि वह मुझे और यातनाएं दे सके।
मैं भयानक दर्द में थी, लेकिन फिर भी सोच रही थी कि वह कितना बड़ा साइको है। यह सोचकर मैं हल्का सा हंस पड़ी। तुम्हें अब हंसी क्यों आ रही है? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। मैंने बस उसे देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि मेरे आंसू अब सूख चुके थे। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, लगता है तुम्हें तोड़ने में थोड़ा और समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह तोड़ने में बहुत मजा लूंगा, जब तक तुम्हारे जीने की इच्छा ही खत्म न हो जाए। बेत मुझे इस तरह देखकर हैरान थी जैसे मैंने अपना दिमाग खो दिया हो, लेकिन मैंने उसे एक दिलासा देने वाली नज़र से देखा ताकि वह शांत हो सके। मार्कस ने दूसरी बार चाबुक मेरी पीठ पर मारी और एक और खून जमा देने वाली चीख मेरे गले से निकली। मैं नहीं जानती कि वह गार्ड कौन मुझे मार रहा था, लेकिन मुझे तब तक मारते रहे जब तक कि मेरा गला चीखने से सूख न गया। हर बार जब चाबुक मेरी पीठ पर पड़ती, ऐसा लगता जैसे मेरी पूरी पीठ फट रही हो और उसमें आग लगी हो। यह असहनीय था। छठे बार के बाद वे रुके और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मैंने सुना कि मार्क्स किसी गार्ड को बुला रहा था, जिसका नाम जो था। ये जो है, ये लोगों को यातना देने में माहिर है और ये तुम्हें सिखाएगा कि मुझे दोबारा कभी अपमान न करना, अगर तुम जिंदा बच पाई तो। मार्कस ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा। मैं इतनी डरी हुई थी कि मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि मैं जिंदा बच जाऊं। बाकी की यातनाएं जारी रहती है, पुलिस के आने की आवाज आती है और अंततः बेत भी बेहोश हो जाती है।